ओके, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। आज कोशिश करते हैं खत्म ही कर देने की चैप्टर, बस डिजीज शायद से रह सकते हैं, लेकिन बाकी चैप्टर अपन खत्म करने की आज कोशिश ही करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक हमने हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, और उसके साथ साथ हार्ट का वर्किंग देखा कि वो वर्क करता कैसे, मतलब दोनों हिसाब से, कि टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि 0.1 सेकंड्स के लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर 0.3 सेकंड्स के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये भी देखा, और बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्यों ये भी देखा, क्योंकि ऐसे नोड उसको स्टिम्युलेट करेगा, है ना, मायोजेनिक रहेगा। अच्छा, एक और चीज है कि एसए नोड को स्टिम्युलेट करने का काम, मतलब स्टिम्युलेट नहीं, लेकिन उसके रेट को कम ज्यादा करने का काम अपना नर्वस सिस्टम ही करता है। हाँ, इवन दो अपना हार्ट है मायोजेनिक, लेकिन रनिंग करते वक्त ज्यादा हार्ट रेट रहना चाहिए, सोते वक्त कम हार्ट रेट रहना चाहिए, ये सब जो चीजें है इसको तो न्यूरॉन्स ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वी फॉर वेगस, वी फॉर विसरल ऑर्गन्स, तो विसरल ऑर्गन्स को वेगस नर्व इनर्वेट करेगा, एंड वेगस नर्व इज पैरासिम्पैथेटिक, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक, पी फॉर परमानेंट, मतलब जो हार्ट रेट को कम करेगा। ठीक है, तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स हार्ट को इनर्वेट करते रहेंगे और उसका हार्ट रेट को बढ़ाना कम करना ये सब करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ रेट डिसाइड करेंगे, बेसिक जो इम्पल्स रहेगा वो जनरेट करने का काम एसए नोड का रहेगा, इसलिए वो रहेगा अपना हार्ट मायोजेनिक। ये चीज अपने को क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने ईसीजी देखा था, आई गेस ईसीजी भी अपने को, ईसीजी भी कंसेप्ट भी अपने को क्लियर होगी, उसमें भी कुछ इशू नहीं होना चाहिए लॉजिकली। तो ईसीजी में भी कुछ रहा तो डाउट्स पूछो मेरे को। ठीक है, अपन ईसीजी में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टडी नहीं करते हैं, ये मैंने उस दिन भी बताया था। हम क्या स्टडी करते हैं? हम उसका वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं, मतलब डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन स्टडी कर रहे हैं हम, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पी वेव फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फिर टी वेव इक्वल्स टू 1 राउंड ऑफ ईसीजी। ठीक है, ओके, तो अब एक छोटे से पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ब्लड का रिवीजन। ठीक है, हमने ब्लड एक बार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार ब्लड का रिवीजन कर लेते हैं और आर्टरीज वेन्स का स्ट्रक्चर वगैरह भी देख लेते हैं। तो मूविंग टुवर्ड्स ब्लड, अब ब्लड में अपने पास क्या क्या है, फटाफट रिवीजन करवाता हूं मैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में किया ही है, कुछ छूटा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का तो यहाँ पर पढ़ने को भी मिल जाएगा। ठीक है, ब्लड में अपने पास क्या क्या है? ब्लड में अगर तुमने ब्लड में की सेल से निकाल दी तो तुम्हारे पास जो बचेगा वो रहेगा प्लाज्मा, बराबर। और प्लाज्मा में से अगर तुमने क्लॉटिंग फैक्टर्स वाले प्रोटीन्स निकाल दिए, देखो प्लाज्मा में क्या क्या रहेगा, प्रोटीन्स भी रहेंगे, आयंस भी रहेंगे, आयंस मिनरल्स गैसेस, है ना। प्रोटीन्स में एंजाइम्स भी रहेंगे, जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज फॉर एग्जांपल। ठीक है, और अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब प्रोटीन्स भी रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फाइब्रिनोजेन वगैरह भी रहेगा जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है। तो उसको अगर हटा दिया तो जो तुम्हारे पास बचेगा उसको बोलेंगे सीरम, है ना। क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने को अगर ब्लड को स्टोर करके रखना है तो ब्लड सेल्स को तो अलग से निकाल के -98 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में तो स्टोर करना ही पड़ेगा, ताकि वो सेल्स मरे नहीं, है ना। लेकिन बचा हुआ जो प्लाज्मा रहेगा इसको भी तो स्टोर करना पड़ेगा। कोई पेशेंट आया अगर जिसको ब्लड देना है तो उसको तुम डायरेक्टली ब्लड सेल्स थोड़ी दे सकते हो, उसको तो प्लाज्मा में डिजोल्व करके देना पड़ेगा ना ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा को भी तुमको स्टोर करके रखना पड़ेगा, पर प्लाज्मा को स्टोर करने का प्रॉब्लम यह है कि वो कोएगुलेट हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, इसलिए सेंट्रीफ्यूज करके क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हटा दो। और फिर जो बचा हुआ जो पानी नहीं, खैर उसमें भी आयंस वगैरह रहेंगे, बाकी प्रोटीन्स भी रहेंगे, जैसे अल्बुमिन, ग्लोबुलिन हो गया, है ना, तो वो भी रहेंगे। लेकिन सिर्फ क्लॉटिंग वाले प्रोटीन्स हट गए तो जो पोर्शन बचा हुआ रहेगा उसको अपन बोलेंगे सीरम, है ना। सीरम में क्या क्या रहेगा? सीरम में रहेगा सीरम अल्ब्यूमिन। सीरम अल्ब्यूमिन मतलब वही अपना अल्ब्यूमिन प्रोटीन, बस वो सीरम में रहेगा, इसलिए उसको सीरम अल्ब्यूमिन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मेंटेन करता है।
कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को मेंटेन करने में इसका रोल है, ठीक है। फिर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रहेगा। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स का एक ग्रुप है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, जो एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करता है। एंटीबॉडीज मतलब एंटीबॉडीज की तरह क्या, ठीक है। कुछ एंजाइम्स रहेंगे। तो ऐसे बाकी सारे प्रोटीन्स सीरम में रहेंगे, बस क्लॉटिंग फैक्टर्स वाले जो प्रोटीन्स है जैसे फाइब्रिनोजेन वगैरह उसको अपन ने निकाल दिया तो बचता है सीरम, ठीक है। तो ये तो ब्लड बैंक में स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग अपने को ज्यादा इंटरेस्ट है इधर ब्लड सेल्स में। ब्लड सेल्स कौन सी है, तो ब्लड सेल्स 3 प्रकार की है। एक है आरबीसीज, इसका कूल नेम है इरिथ्रो। इरिथ्रो मतलब रेड कलर, साइटो मतलब सेल, तो इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। फिर WBCs व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ल्यूको मतलब व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट अपन ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, प्लास्टिड्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस रहता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल रहता है, और क्लोरोप्लास्ट मतलब अपना फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनल है ना। तो ल्यूको मतलब व्हाइट, साइटो मतलब सेल, तो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। यह है WBCs। और लास्ट वन इज प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो मतलब ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, तो क्लॉटिंग में उसका रोल है इनका, इन सेल्स का। साइटो मतलब सेल, थ्रोम्बस मतलब क्लॉट, तो प्लेटलेट्स का कूल नेम रहेगा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये रियलिटी में सेल्स नहीं है ट्रूली, इसको अपन कॉर्पसल ही बोलेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में फ्रैगमेंट्स है। किसके फ्रैगमेंट्स है? फ्रैगमेंट्स ऑफ अ लार्ज सेल कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। इसलिए प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं रहेगा, ठीक है। आरबीसीज में न्यूक्लियस क्यों नहीं रहेगा? आरबीसीज में न्यूक्लियस इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आरबीसीज का न्यूक्लियस लाइसोसोम्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब बचपन में इमेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस रहेगा, लेकिन मैच्योर आरबीसीज में, अडल्ट आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आरबीसी किसी बड़े सेल के फ्रैगमेंट्स है वगैरह, इसलिए नहीं, उनके न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया रहेगा विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है, इसलिए नहीं रहेगा। बाकी इमेच्योर आरबीसीज में, न्यूली बॉर्न आरबीसीज में जरूर न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज मतलब ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मतलब व्हाइट, साइटो मतलब सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट जो क्लॉटिंग में रोल प्ले करेंगे। ये फ्रैगमेंट्स है ऑफ अ लार्ज सेल कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। ये तीनों भी बनेंगे कहाँ पर? बोन मैरो में बनेंगे, ठीक है। तीनों का भी फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में। अब उसमें से ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स में तो अपने को खैर, प्लेटलेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने को बस वो पाथवे याद रखना जरूरी है, वो फाइब्रिनोजेन वाला, वो भी मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। लेकिन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज के अपने को टाइप्स पढ़ने रहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, तो वो सब भी रिवाइज करेंगे। आरबीसीज में स्ट्रक्चर में वगैरह एज सच ऐसा कोई बहुत बड़ा झोल नहीं है, लेकिन 2013 में जब नीट हुई थी उसके बाद फिर से एआईपीएमटी चालू हो गई थी, फिर 2016 से फिर से नीट चालू हुई, ठीक है। तो 2013 के नीट में क्वेश्चन आया था कि कौन से एनिमल के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड रहते हैं। तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एव्स के तो रहेंगे ही, उनका तो छोड़ दो। मैमल्स की बात, कौन से मैमल के आरबीसीज न्यूक्लिएटेड रहते हैं, ठीक है। तो आंसर था उसका कैमल। कैमल्स आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड इवन ड्यूरिंग मैच्योरिटी, ठीक है। बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एप्स के तो रहेंगे ही न्यूक्लिएटेड, उसमें तो सवाल ही नहीं है। मैमल्स में कैमल है। तो ये 2013 नीट का क्वेश्चन है। ये एक चीज अपने को आरबीसीज की पता रहनी चाहिए। और दूसरी बात, आरबीसीज की एक चीज रहती है, वो मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर के जो प्रोटीन्स है, जिसके कारण ब्लड ग्रुपिंग की कंसेप्ट होती है,
ठीक है, अब ब्लड ग्रुपिंग की कंसेप्ट को लेकर एक्चुअली कंसेप्ट बहुत इजी है, पर पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स उसमें गलतियां करते रहते हैं, बहुत फालतू चीज है ब्लड ग्रुपिंग की कंसेप्ट। देखो तुम लोग एक चीज समझो, अभी क्या है ना, फॉरगेट अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग की कंसेप्ट। मैं तुमको मेरा फेवरेट एग्जांपल देता हूँ, जो मैं 2 सालों में कम से कम 20 बार तो भी बताता ही हूँ बच्चों को, फिर भी बच्चे उसमें गलती करके आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। देखो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन कैसे बनेगा, तो कोई भी प्रोटीन बनेगा राइबोसोम्स में, है ना। अब राइबोसोम्स में प्रोटीन कब बनेगा, जब राइबोसोम्स आरएनए को रीड करेंगे तब, है ना। राइबोसोम्स के पास आरएनए कहां से आएगा, तो जो भी प्रोटीन अपने को बनाने का है, उस प्रोटीन की जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन डीएनए में जहां पर भी लिखी होगी, उस इंफॉर्मेशन से वो प्रोटीन वो आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा, और फिर राइबोसोम उस आरएनए को पढ़ के उस पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी उसके हिसाब से उस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को जोड़ेगा और प्रोटीन्स बनाएगा। एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हीमोग्लोबिन का एग्जांपल ले लो, बहुत बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, बहुत बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल है। इस डीएनए के मॉलिक्यूल पे इतने रीजन पे इंसुलिन कैसे बनाने का इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इतने रीजन पे केराटिन कैसे बनाने का इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इतने रीजन पे हीमोग्लोबिन कैसे बनाने का इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। फिर इतने रीजन पे कुछ और प्रोटीन की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो डीएनए का इतना रीजन मतलब जीन, डीएनए का इतना रीजन मतलब जीन, डीएनए का इतना रीजन मतलब जीन। किसका जीन, तो हीमोग्लोबिन का जीन। डीएनए का इतना रीजन मतलब केराटिन का जीन। डीएनए का इतना रीजन मतलब इंसुलिन का जीन। और ऐसा एक डीएनए तुमको फादर से मिला है और ऐसा एक और डीएनए तुमको मदर से मिला है, मतलब तुम्हारे पास हीमोग्लोबिन की 2 जीन्स है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की जीन में सपोज ऐसा होगा 3 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब एक अमीनो एसिड का मैसेज ऐसा डील हुआ है, न्यूक्लिक एसिड्स और राइबोसोम्स के बीच में ऐसा डील हुआ है कि भाई तुम्हारे 3 न्यूक्लियोटाइड्स को, तुम्हारे 3 बेसेस को हम एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन की तरह रीड करेंगे। तो मैं ऐसा रैंडमली लिख रहा हूं, अभी कुछ मीनिंगफुल नहीं लिख रहा हूं, रैंडम लिख रहा हूं। सपोज पहला कोड होगा CTC, इसके इस हिसाब से जो भी अमीनो एसिड लगेगा उसको राइबोसोम लगाएंगे, ठीक है। फिर होगा सपोज GAG, फिर होगा सपोज CAT, ऐसे रैंडम लिख रहा हूं मैं, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक है। पहला कोडन हो गया, दूसरा कोडन हो गया, तीसरा कोडन हो गया, फिर GGA रैंडम लिख रहा हूं, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, चौथा कोडन हो गया, ठीक है। CTC 5वां कोडन हो गया, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दी, CTG कर देता हूं इसको, ठीक है। पहला कोडन, दूसरा कोडन, तीसरा कोडन, चौथा कोडन, 5वां कोडन, और उसके बाद 6वां कोडन CTC रहेगा। ये 6वां कोडन मैंने रैंडमली नहीं लिखा है, 6वां कोडन बराबर सही में CTC ही रहता है। फिर 7वां कोडन रहेगा, फिर 8वां कोडन रहेगा, जितने भी अमीनो एसिड्स लगाने हैं हीमोग्लोबिन के जीन में उतने कोडन्स रहेंगे, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स के एक सीक्वेंस को कोडन बोला जाता है, और वो कोडन जो है वो फिक्स है, वो डील हो चुकी है डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड्स और राइबोसोम्स के बीच में, न्यूक्लिक एसिड्स और राइबोसोम्स के बीच में डील हो चुकी है कि CTC रहने के बाद जो अमीनो एसिड लगने वाला है वही अमीनो एसिड लगेगा, कोई दूसरा वाला नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पर भी मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लो CTG 6वां कोडन सही में CTC है, 6वें पोजीशन पे हीमोग्लोबिन के जीन में सही में CTC होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे फिर RNA बनेगा, इससे बनेगा RNA। RNA कैसे बनेगा, तो CTG है मतलब इधर आएगा GAC, GAG है मतलब इधर आएगा C, A का कॉम्प्लीमेंट्री T रहता है, लेकिन RNA में थायमिन की जगह यूरेसिल रहता है, तो CUC। फिर G, A का कॉम्प्लीमेंट्री T रहना चाहिए, लेकिन RNA है तो U, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, A का कॉम्प्लीमेंट्री T रहता है, लेकिन RNA है इसलिए T की जगह U, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, T का कॉम्प्लीमेंट्री A,
जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी टी सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी ए जी, है ना। फिर 7वां कोडन, 8वां कोडन, 9वां कोडन, ये बनेगा आरएनए, ये बनेगा आरएनए। तो आरएनए में हीमोग्लोबिन की जिनके आरएनए का जो 6वां कोडन है उस पर क्या रहेगा, उस पर रहेगा जीएजी, क्योंकि डीएनए पे था सीटीसी, बराबर है। अब क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इन सम ह्यूमंस millions of years ago a mutation took place। म्यूटेशन है ना, कुछ तो भी गलती हो जाना, डीएनए थोड़ा सा चेंज हो जाना, ठीक है। एंड रिप्लेस्ड द टी बाय ए, टी की जगह ए हो गया, एट द 6th पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन जीन, ठीक है। कहां पर हुआ, चलो इन सम ह्यूमन भी नहीं लिखता हूं मैं, इन ए ह्यूमन लिखता हूं, एक ही ह्यूमन बीइंग में हुआ, ठीक है। कहां पर हुआ, वेयर डिड, जो 12th अपीयर्ड लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो रैंकर्स वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं, स्किप मत करो, इसमें गलतियां करते हो तुम लोग, मेरे को पता है। प्लीज, आधा घंटा तुम्हारा गया तो बहुत कुछ ज्यादा तुम क्रिएटिव करने नहीं वाले हो आधे घंटे में, मेरे को पता है तुम लोग क्या पढ़ते हो। चुपचाप ये वीडियो देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। वेयर डिड दिस म्यूटेशन टेक प्लेस इन हीज बॉडी। सर आपको कैसे पता हीज था, हर क्यों नहीं थी? मेरे को हीज लिखने का है, मैं हीज लिखूंगा। कहां पर हुआ, उसके बॉडी में, एक ही ह्यूमन बीइंग को कंसिडर कर रहा हूं मैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कहां पर हुआ, तो ये म्यूटेशन हुआ इन वन ऑफ द सेल्स ऑफ हिज स्किन। सपोज स्किन के किसी सेल में ये म्यूटेशन हुआ, क्या फर्क पड़ेगा इस म्यूटेशन से? The effect of this mutation would be zero। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो फर्क पड़ेगा, जीरो, ठीक है। इन अनदर ह्यूमन, चलो सेकंड लिखता हूं अनदर से अच्छा, क्योंकि और ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स लेने हैं मेरे को। इन सेकंड ह्यूमन, स्किन में हुआ इसलिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि स्किन के सेल्स वैसे भी हीमोग्लोबिन तैयार ही नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे ह्यूमन बीइंग में दिस म्यूटेशन टुक प्लेस इन द बोन मैरो सेल्स, जो आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स तैयार करने का काम करते हैं ना, उसमें से वो बोन मैरो, उसके बोन मैरो के एक सेल में दूसरे ह्यूमन बीइंग में सेम म्यूटेशन हुआ। इफेक्ट क्या हुआ इस म्यूटेशन का? जीरो। क्यों? क्योंकि इसके पास करोड़ों बोन मैरो की सेल्स है, उसमें से एक आधे सेल में ऐसा म्यूटेशन हो गया तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? सोमैटिक सेल्स में म्यूटेशन होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीसरे ह्यूमन बीइंग में ये जो म्यूटेशन है ये हुआ स्पर्म सेल में। अब बताओ इफेक्ट। इफेक्ट है जीरो ऑन द ह्यूमन। कौन सा ह्यूमन? ये वाला ह्यूमन। ये वाले ह्यूमन पे जीरो इफेक्ट हुआ। क्या फर्क पड़ेगा उसके स्पर्म में म्यूटेशन हुआ तो हीमोग्लोबिन के जीन में? अरे बोन मैरो के सेल में ही फर्क नहीं पड़ रहा है म्यूटेशन होने से। जो एक्चुअली हीमोग्लोबिन
मतलब आरबीसी बनाने का काम करता है, ठीक है। चलो हीमोग्लोबिन लीवर में बनता है, तो लीवर के सेल में सपोज म्यूटेशन हो गया, टी की जगह ए हो गया 6 पोजीशन पे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। करोड़ों सेल है, लाखों तो है कम से कम, करोड़ों नहीं भी होगी तो उसमें से एक सेल खराब हो गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है उसके बॉडी को? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं, जीरो। तो लीवर या बोन मैरो के सेल में ही म्यूटेशन होने से फर्क अगर नहीं पड़ रहा है, तो स्पर्म सेल में तो म्यूटेशन होने से कैसे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो इफेक्ट रहेगा। इफेक्ट क्या रहेगा? जीरो ऑन दिस ह्यूमन बीइंग। लेकिन इफ दिस स्पर्म fuses, if this sperm fuses with an ovum, it forms a zygote. है ना? और अब क्या होगा? This zygote has received a defective copy of the hemoglobin gene from, चलो जाइगोट हीज हर दोनों कर देता हूँ, हीज और हर फादर। जाइगोट जो बनेगा वो मेल रहेगा कि फीमेल रहेगा अपने को नहीं पता ना। फादर का जो स्पर्म सेल फ्यूज हुआ उसमें वाई क्रोमोसोम होगा तो मेल बनेगा, और फादर का जो स्पर्म फ्यूज हुआ उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल बनेगी। तो जिस स्पर्म में गड़बड़ हुई है वो स्पर्म में 23rd क्रोमोसोम एक्स वाला था कि वाई वाला था अपने को नहीं पता, तो जाइगोट मेल बनेगा कि फीमेल बनेगी अपने को नहीं पता, हीज हर। लेकिन जो भी है उस जाइगोट को अपने फादर से डिफेक्टिव जीन मिला है हीमोग्लोबिन का। ओवम तो नॉर्मल है, पर स्पर्म में जो हीमोग्लोबिन का जीन था वो डिफेक्टिव था। उसके 6th पोजीशन पे टी की जगह ए हो गया है, 6th पोजीशन पे टी की जगह ए हो गया है, मतलब CAC हो गया है, बराबर। अब क्या होगा कि द ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम दिस जाइगोट। ये जो जाइगोट तैयार हुआ ये मल्टीप्लाई पहले 2 सेल बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, फिर 8 बनेंगे, फिर 16 बनेंगे, ऐसा करते 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 पूरा एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग तैयार होगा ना। तो जो ऑर्गेनिज्म उस जाइगोट से तैयार होगा, उस ऑर्गेनिज्म की बात अगर तुम करोगे तो उस ऑर्गेनिज्म में विल हैव अ डिफेक्टिव जीन फॉर हीमोग्लोबिन इन ऑल सेल्स। देखो अपन ने जो भी एग्जांपल्स देखे ह्यूमन बीइंग्स के, एक के स्किन सेल में म्यूटेशन हुआ, एक के लीवर सेल में हुआ, एक के बोन मैरो में हुआ, एक के इधर हुआ, एक के उधर हुआ, एक के स्पर्म सेल में हुआ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सिर्फ एक सेल म्यूटेट हो रहा था, एक सेल, ठीक है। वो हीमोग्लोबिन बनाने का काम दिया है क्या उस सेल को, अपने को ये भी पता नहीं है ना। अगर हीमोग्लोबिन बनाने का काम दिया हुआ सेल होगा, मतलब लीवर सेल अगर होगा, तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एक ही सेल डिफेक्टिव हो रहा है ना। वो भी पूरा का पूरा सेल डिफेक्टिव नहीं हो रहा है। जिस ह्यूमन बीइंग में म्यूटेशन हो रहा है भाई साहब, उसके पास 2 जीन्स है ना हीमोग्लोबिन की, एक मदर से आया हुआ, एक फादर से आया हुआ। उसमें से किसी एक जीन में म्यूटेशन हो भी गया अगर स्किन में या लीवर में या बोन मैरो में, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? जीरो इफेक्ट है, जीरो। लेकिन स्पर्म सेल का प्रॉब्लम क्या है कि स्पर्म सेल्स है हैप्लॉइड, तो उसमें अगर म्यूटेशन हुआ किसी भी जीन में तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। और वो मतलब अगर वो स्पर्म फ्यूज हुआ, वो पर्टिकुलर स्पर्म फ्यूज हुआ तो, और उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का रोल नहीं रहेगा क्योंकि वो हैप्लॉइड है स्पर्म, तो वो एक ही जीन है, वही वो पास ऑन करेगा। मतलब क्या उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। अब मैटर करेगा, अब चीजें मैटर करेगी, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है।
मतलब उसमें एक ही जीन रहेगी तो वो डिफेक्टिव है, तो अपन बोलेंगे कि ये स्पर्म में हीमोग्लोबिन की जीन डिफेक्टिव है। और वो वाला स्पर्म अगर जाके फ्यूज हो गया ओवम के साथ, वैसा वाला स्पर्म अगर जाके फ्यूज हो गया ओवम के साथ, तो जाइगोट जो बनेगा, अपन बोलेंगे कि ओवम से उसको, ओवम से भी हीमोग्लोबिन का जीन मिला क्योंकि ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स है और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स है, दोनों में 23 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, और वो पूरे 23 क्रोमोसोम्स मतलब एक सेट है। एक सेट मतलब ह्यूमन बीइंग को बनाने के लिए जितने प्रोटीन्स लगते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उन 23 क्रोमोसोम्स पे अवेलेबल है। लेकिन फिर इवोल्यूशन ने ऐसा दो सेट्स एक साथ लाने का, स्पर्म एंड ओवम को फ्यूज करवाने का सिस्टम क्यों इवॉल्व किया? इसी चीज से बचने के लिए इवॉल्व किया। अभी देखो, दो जीन्स होने के कारण, दो सेट्स होने के कारण उस जाइगोट को कैसे फायदा होगा। ठीक है, उस जाइगोट जो जिस स्पर्म के फ्यूजन से बना, उस स्पर्म में तो डिफेक्टिव जीन था हीमोग्लोबिन का, मतलब उसको अपने फादर से डिफेक्टिव जीन मिला हीमोग्लोबिन का, है ना। और वही जाइगोट मल्टीप्लाई कर करके पूरी उसकी बॉडी बनाने वाला है उस ऑर्गेनिज्म की। जो जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है वो पूरा जाइगोट से ही बनने वाला है। तो जाइगोट का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट रहेगा वही उस ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल का रहेगा, है ना, बराबर है ना। तो उसके सब सेल्स में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन रहेगा, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का जीन। अब प्रॉब्लम हो सकता है, पहले प्रॉब्लम नहीं हो रहा था क्योंकि लाखों सेल्स में से एक आध सेल में म्यूटेशन हो भी गया तो अभी क्या ही फर्क पड़ रहा था। लेकिन अब स्पर्म में या जाइगोट में अगर म्यूटेशन हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उस इंडिविजुअल के फिर हर एक सेल में वो म्यूटेशन रहेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी थैंक्स टू द कंसेप्ट ऑफ डिप्लॉयड उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो जाइगोट नहीं लिखता हूं अभी, ऑर्गेनिज्म लिखता हूं, उस जाइगोट से मल्टीप्लाई कर करके जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, उस ऑर्गेनिज्म के पास एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन भी तो रहेगा, है ना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन भी रहेगा। कहां से आया हुआ? ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओवम। ठीक है, तो उसके पास हीमोग्लोबिन की दो जीन्स रहेगी। एक जीन पे रहेगा कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3, कोडॉन 4, कोडॉन 5 और कोडॉन 6 पे CTC, मतलब ये नॉर्मल। फिर इसके बाद कोडॉन 7, कोडॉन 8, वो सब अपने को मतलब नहीं, इसलिए मैं रुक गया। और एक दूसरा जीन रहेगा फादर से आया हुआ, उसमें कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3, कोडॉन 4, कोडॉन 5, कोडॉन 6 में T की जगह A हो गया है तो CAC, कोडॉन 7, कोडॉन 8 एंड सो ऑन। ये रहेगा डिफेक्टिव अलील, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का जीन। अभी मैं अलील टर्म यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का जीन। ऐसे ठीक है, अभी समय तो आ ही गया है अलील टर्म यूज करने का। तो ये जो इंडिविजुअल है, इसके सेल्स में हीमोग्लोबिन का जीन कैसा है? तो एक जीन है ऐसा नॉर्मल और दूसरा जीन है ऐसा, मतलब सिकल सेल। ठीक है, तो एक हो सकता है जीन है ऐसा टॉलनेस वाला, एक है ड्वार्फनेस वाला। हो सकता है एक राउंड सीड शेप, एक रिंकल्ड सीड शेप, एक एक्सियल फ्लावर पोजीशन, एक टर्मिनल फ्लावर पोजीशन, एक कलर्ड सीड, एक कलरलेस सीड। ये तुमने 10th में भी पढ़ा होगा, मेंडल, है ना। तो देखो, इसको छोड़ो, इसके ऊपर अपन बाद में आते हैं, पहले इसका देखो। अब ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन की जो जीन्स है उसको लेकर ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है। तो ये कौन सी जीन है? तुम बोलोगे ये हीमोग्लोबिन की जीन है। ये कौन सी जीन है? तुम बोलोगे ये हीमोग्लोबिन की जीन है। अच्छा, मतलब ये दोनों सेम जीन्स है? नहीं नहीं नहीं, सेम जीन्स नहीं है। अरे सेम जीन्स कैसे नहीं है? ये भी हीमोग्लोबिन की जीन है, ये भी हीमोग्लोबिन की जीन है। हाँ तो मतलब ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। अरे सेम कैसे क्या नहीं है? तो ये किसी और चीज की जीन होगी, फिर ये इंसुलिन की जीन होगी। नहीं, जीन तो हीमोग्लोबिन की है। दोनों हीमोग्लोबिन की जीन है लेकिन अलग अलग है, मतलब
मतलब ये भी हीमोग्लोबिन की जीन है, ये भी हीमोग्लोबिन की जीन है, उस हिसाब से वो सेम है। ठीक है, जीन तो हीमोग्लोबिन का ही है, ये भी और ये भी। ठीक है, लेकिन ये उसका नॉर्मल वाला अलील है और ये उसका डिफेक्टिव वाला अलील है। अलील मतलब तो नथिंग बट फॉर्म। ये हीमोग्लोबिन की जीन है, ये भी हीमोग्लोबिन की जीन है, हीमोग्लोबिन की जीन है, कुछ अलग जीन नहीं है, लेकिन वो जीन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है इस ह्यूमन बीइंग में। एक फॉर्म में वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन तैयार कर रही है, दूसरे फॉर्म में वो सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन, सिकल शेप्ड आरबीसी तैयार कर रही है। सिकल से मतलब हीमोग्लोबिन ही खराब बनता है तो आरबीसी सिकल शेप बनती है। ठीक है, ये जो नॉर्मल वाला जो जीन है, इससे जब आरएनए बनेगा तो इससे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए पे क्या रहेगा, पहला कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन, पांचवा कोडॉन, छठवें कोडॉन पे रहेगा GAG। और इससे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए पे पहला कोडॉन, दूसरा कोडॉन, कोडॉन यानी क्या, तो तीन तीन नाइट्रोजिनस बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, तो ये एक कोडॉन हो गया। थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन, ये दूसरा कोडॉन हो गया। थाइमिन 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 तीसरा कोडॉन हो गया। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन चौथा कोडॉन हो गया। तीन तीन के ग्रुप को अपन एक कोडॉन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन, पांचवा कोडॉन, छठवें कोडॉन में इसके आरएनए के ऊपर क्या रहेगा, C की जगह रहेगा G, A की जगह आएगा, एक्चुअली T आता है, A का अपोजिट, A का कॉम्प्लीमेंट्री T है, लेकिन सिंस यहाँ पर आरएनए है, आरएनए में T की जगह U रहता है, इसलिए अपन बोलेंगे U, और C का कॉम्प्लीमेंट्री G, है ना। फिर 7th कोडॉन, 8th कोडॉन एंड सो ऑन। तो इससे जो आरएनए बनेगा उस आरएनए के 6th कोडॉन पे रहेगा GAG, और इससे जो आरएनए बनेगा उसके 6th कोडॉन पे रहेगा GUG। GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, GUG कोड्स फॉर वैलिन। तो इससे जो प्रोटीन बनेगा उसमें क्या रहेगा, पहले कोडॉन के करस्पॉन्डिंग पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड और छठवां अमीनो एसिड रहेगा ग्लूटामिक एसिड, सातवां अमीनो एसिड, आठवां अमीनो एसिड, नौवां अमीनो एसिड एंड सो ऑन। इधर इससे जो प्रोटीन बनेगा उस पर क्या रहेगा, पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड, छठवां अमीनो एसिड रहेगा वैलिन, सातवां अमीनो एसिड, आठवां अमीनो एसिड एंड सो ऑन। तो अलग अलग अमीनो एसिड लग गए ना। अब अपन ने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस रहता है उसके हिसाब से ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, है ना। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है और वैलिन न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ठीक है, याद नहीं आ रहा होगा तो बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स देख लो। वैलिन न्यूट्रल अमीनो एसिड है। अरे यार, अब एसिडिक अमीनो एसिड के जो चार्जेस रहेंगे वो वैलिन के ऊपर थोड़ी रहेंगे, तो एसिडिक अमीनो एसिड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वैसा हाइड्रोजन बॉन्ड वैलिन बनाएगा ही नहीं, या वैसा जो भी है आयनिक इंटरैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस का जो इंटरैक्शन जो ये करवा सकता है, क्योंकि इसके पास एक R ग्रुप में COO माइनस है, इसके पास R ग्रुप में COO माइनस नहीं है। R ग्रुप में COO माइनस नहीं है, डब्बे में है, R ग्रुप में नहीं है। ठीक है, तो ये उस प्रकार का इंटरैक्शन नहीं कर पाएगा जो ये कर पाएगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बनना है फिजिकल फोर्सेस के दम पे, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अलग तरीके का बनेगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल टाइप का हीमोग्लोबिन बनेगा, इसमें सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन बनेगा। तो अब क्या रहेगा, ये पर्सन नॉर्मल रहेगा कि इसको सिकल सेल एनीमिया रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, रियलिटी थोड़ी अलग है, लेकिन लेट अस इग्नोर द रियलिटी फॉर सम टाइम। होगा ये कि जो डोमिनेंट वाला अलील है वो एक्सप्रेस होगा, ऐसा मेंडल का कहना है। ठीक है, ये प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है, मेरे को पता है, लेकिन मैं प्लियोट्रॉपी को इग्नोर कर रहा हूं। तुम भी इग्नोर करो प्लियोट्रॉपी को, अगर तुमको प्लियोट्रॉपी क्या है पता है तो लेट अस इग्नोर इट। ठीक है, मेरा कहना क्या है कि मेंडल बोलता है कि जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा, है ना। अब जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होगा, इसका मतलब तुम लोग क्या निकालते हो कि ये जो नॉर्मल वाला अलील है इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इससे आरएनए बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा, और ये वाला जो
खराब वाला जो अलील है इससे ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, मतलब आरएनए ही नहीं बनेगा, और फिर आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। ऐसा तुम सोचते हो, इसको तुम डोमिनेंस समझते हो, ये गलत है। दिस इज नॉट डोमिनेंस। उस सेल के पास दिमाग है क्या? उस सेल को ऐसा समझ सकता है क्या कि ये वाला जो हीमोग्लोबिन का जीन है इस पे सीटीसी है, दूसरा वाला जो हीमोग्लोबिन का जीन है उस पे सीएसी है, वो बनाएंगे तो प्रॉब्लमेटिक बनेगा, उसके कारण ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आएगा। ऐसा समझता है क्या यार उस सेल को? पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सेल सिर्फ एक ही हीमोग्लोबिन के जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। नो, दैट इज रॉन्ग। ट्रांसक्रिप्शन दोनों जीन्स का होगा, ट्रांसक्रिप्शन दोनों जीन्स का होगा, नॉर्मल वाले का भी और डिफेक्टिव वाले का भी। ट्रांसलेशन दोनों जीन्स का होगा, नॉर्मल वाले का भी और डिफेक्टिव वाले का भी, दोनों का होगा। ऐसे कैसे किसी एक का होगा? बिल्कुल नॉट पॉसिबल। दोनों का ट्रांसक्रिप्शन, दोनों का ट्रांसलेशन कंपल्सरीली। फिर मेंडल को ऐसा क्यों दिखा कि एक कोई तो भी डोमिनेंट रहता है? इसलिए दिखा क्योंकि वो जो पर्सन है उसको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। उसके ब्लड में नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी रहेगा और डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन भी रहेगा। प्लियोट्रॉपी मेरे को पता है, मैं प्लियोट्रॉपी को इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। उसके ब्लड में नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी रहेगा और सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन भी रहेगा। तो अगर उसको रनिंग करना है फास्ट एकदम, तो ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अब ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए। तो अच्छा हीमोग्लोबिन है ना उसके पास, उस अच्छे हीमोग्लोबिन के दम पे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वो आराम से रनिंग कर लेगा, ठीक है। सेम चीज इंसुलिन के जीन का तुम इमेजिन करो कि एक इंसुलिन की जीन नॉर्मल आई है एक पेरेंट से और दूसरे पेरेंट से डिफेक्टिव जीन आई है, तो नॉर्मल इंसुलिन भी बनेगा और डिफेक्टिव इंसुलिन भी बनेगा। इंसुलिन तो दोनों प्रकार के बनेंगे, पर वो जो डिफेक्टिव इंसुलिन है वो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट कर रहा है। वो अपना घूमते रहेगा ब्लड में, कुछ काम ही नहीं करेगा। वो उसमें सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी ना उसके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में। अदरवाइज वो ब्लड में होने के कारण कुछ प्रॉब्लम थोड़ी हो रहा है, अपने को प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रहा है। वो बस प्रोडक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, कुछ कर नहीं रहा है। वो डिफेक्टिव वाला इंसुलिन का प्रोटीन, डिफेक्टिव वाले इंसुलिन का मॉलिक्यूल कुछ कर नहीं रहा है, कुछ यूजफुल काम नहीं कर रहा है, पर कुछ प्रॉब्लम भी तो क्रिएट नहीं कर रहा है, घूमते रहेगा ब्लड में। पर दूसरे पेरेंट ने अपने को अच्छा नॉर्मल इंसुलिन का जीन भी तो दिया है, उससे अच्छा मतलब नॉर्मल इंसुलिन भी तो बन जाएगा। और वो अच्छा वाला मतलब नॉर्मल वाला इंसुलिन तो ग्लट पे जाके अटैच होगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ओपन करवाएगा और ग्लूकोज को सेल के अंदर खींचेगा। मतलब तुमने जो खाया हुआ ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर पहुंच तो गया ही ना। प्रॉब्लम क्या है? पहुंच तो गया ही ना। जिंदगी तो कट गई ना तुम्हारी, डायबिटीज तो नहीं हुआ ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि तुमने शुगर खाया, ग्लूकोज खाया और वो सेल्स के अंदर जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि इंसुलिन ही डिफेक्टिव बन रहा है। नहीं, डिफेक्टिव इंसुलिन बन रहा है लेकिन अच्छा वाला भी बन रहा है। तो ऐसा कोई पर्सन रहा तो हाउ विल दैट पर्सन बी एनी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज हैविंग बोथ कॉपीज ऑफ इंसुलिन जीन्स टू बी नॉर्मल? नहीं, कुछ भी डिफरेंस अपने को नहीं दिखेगा, है ना। हीमोग्लोबिन को छोड़ता हूं मैं, इंसुलिन को पकड़ता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा डर है कि वो प्लियोट्रॉपी को लेकर तुम लोग जिनको प्लियोट्रॉपी पता है ये वीडियो देखने वालों में से, वो लोग फालतू कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं ये हीमोग्लोबिन समान ही अभी इंसुलिन को पकड़ता हूं। एक ऑर्गेनिज्म है, लेट अस अज्यूम एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके पास नॉर्मल इंसुलिन का जीन भी है और डिफेक्टिव इंसुलिन का जीन है दूसरा, और दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दोनों नॉर्मल इंसुलिन के जीन्स है। तो
इसके भी बॉडी में इंसुलिन तो बनेगा ही ना सर, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी, ये 2 आरएनए बनाएगा अच्छे वाले और उससे ज्यादा फास्ट। चलो ठीक है यार, चलो ठीक है, उतना मैं मान लेता हूँ, ठीक है, इसका इफेक्टिवनेस थोड़ा बेटर रहेगा, पर इसको डायबिटीज रहेगा क्या? इसने खाया हुआ ग्लूकोज में भी थोड़ा कंपैरेटिवली स्लोअर जाएगा सेल्स के अंदर, लेकिन जाएगा ही नहीं क्या? यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा क्या? हाइपर ग्लाइकोसिस ग्लाइकोसिस क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइपर ग्लाइकेमिया रहेगा क्या इसको? ज्यादा ग्लूकोज रहेगा कि इसके ब्लड में? खाना खाने के बाद इसके ब्लड का ग्लूकोज में भी 1 घंटे में पूरा सेल्स में चले जाता होगा, इसका 1.5 घंटे में जाता होगा, क्योंकि अच्छे इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली थोड़े कम रहेंगे। चलो ठीक है, मान लेता हूं मैं, लेकिन प्रॉब्लम होगा क्या? कुछ जिंदगी कट जाएगी ना आराम से, तो अपने को दिखेगा ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, पर अपने को क्या दिखेगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको दोनों पेरेंट से खराब ही इंसुलिन का जीन मिला है, इसके बॉडी में कभी इंसुलिन तैयार हो ही नहीं पाएगा। ये जो भी ग्लूकोज खाएगा वो मसल, लिवर और फैट सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाएगा। बाकी सेल्स के ग्लट को तो जरूरत नहीं रहती इंसुलिन की, इन 3 सेल्स के ग्लट को, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को रहती है जरूरत, तो उसमें नहीं जा पाएगा इंसुलिन। तो इंसुलिन नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? इसको रहेगा डायबिटीज। तो अपने को क्या दिखेगा? डायबिटीज इतना सिंपल डिजीज नहीं है, ये मैं तुमको जीन से समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अपने को क्या दिखेगा? ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, बस इसको डायबिटीज है। मतलब अपन क्या बोलेंगे कि डायबिटीज तभी होता है जब ये वाले अलील्स दोनों रहे, एक भी अलील रहा तो भी डायबिटीज नहीं होता है। तो मेंडल क्या बोलेगा कि डायबिटीज नहीं होता है, मतलब ये नॉर्मल का अलील, ये डायबिटीज का अलील, मेंडल ऐसा बोलेगा, है ना? लेकिन जीन कभी डायबिटीज का नहीं हो सकता, जीन कभी सिकल सेल एनीमिया का नहीं हो सकता है। नो, जीन किसका रहेगा? जीन हीमोग्लोबिन का रहेगा, जीन इंसुलिन का रहेगा। वो जीन कभी कैरेक्टर्स का नहीं रहता है। मेंडल वॉज रॉन्ग, मतलब ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, उसके टाइम के हिसाब से उसने बहुत सही सोचा, लेकिन ही वॉज रॉन्ग। कभी कलर का जीन नहीं रहता है, कभी हाइट का जीन नहीं रहता है कि ये हाइट का जीन है फॉर टॉलनेस और ड्वार्फनेस, ये कलर का जीन है और एक कलरलेस का जीन है, ऐसा नहीं होता है। जीन कभी भी प्रोटीन्स के होते हैं, जीन्स कोड फॉर प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन अगर डिफेक्टिव बने तो वो प्रोटीन जिस बॉडी के जिस चीज को रिलेटेड काम कर रहे हैं वो काम होता नहीं अच्छे से, तो उस ऑर्गन से या उस सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीज हो जाता है, तो अपने को लगता है डिजीज का जीन है। डिजीज का जीन नहीं होता है, जीन कभी भी प्रोटीन का होता है। डायबिटीज का जीन नहीं होता है, जीन इंसुलिन का होता है, ठीक है? तो मेंडल के हिसाब से, मेंडल को यार ये लगना स्वाभाविक है, मेंडल को कहाँ ये सब पता था? डीएनए, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कोडॉन, न्यूक्लियोटाइड्स, दिस दैट, नो नो नो, मेंडल वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। उसको बेचारे को क्या दिखेगा कि जिस ऑर्गेनिज्म में ये वाले अलील्स है, ये वाले फॉर्म्स है जीन्स के दोनों, उसको डायबिटीज हो जाता है, लेकिन जिसके पास एक भी ये वाला फॉर्म होगा उसको डायबिटीज नहीं होता। मतलब ये नॉर्मल वाला अलील है, ये डायबिटीज वाला अलील है, एंड दिस इज डोमिनेंट ओवर दिस एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। मेंडल को ऐसा लगा, मेंडल के हिसाब से सही है, लेकिन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ मतलब क्या? सिर्फ इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है। ट्रांसक्रिप्शन इसका भी होगा, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन में बस ये होगा कि उसके ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जो एटीपीज वेस्ट हुए, बस एटीपीज का वेस्टेज होगा, बाकी इसके ब्लड में रहने से अपने को कुछ दिक्कत नहीं होगी। और ब्लड में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को मसल सेल्स और लिवर सेल्स के अंदर ले जाने का काम ये वाले जीन से जो नॉर्मल इंसुलिन बना है वो कर लेगा। तो उसकी जिंदगी आराम से हंसी खुशी कट जाएगी, हंसी खुशी निकल जाएगी, ठीक है? सेम चीज हीमोग्लोबिन के साथ भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला एक्सप्रेस होगा और ये एक्सप्रेस नहीं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो दोनों का होगा, ठीक है? मेंडल ने एक्सप्रेस बोला, वो मेंडल के हिसाब से सही था। अपने को ये नहीं सोचना है, अपने को पता रहना चाहिए कि एक्सप्रेस मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि एक्सप्रेस मतलब वो कैरेक्टर दिखेगा। डायबिटीज का कैरेक्टर नहीं दिखेगा अपने को इसमें, है ना? पर एक्चुअली डायबिटीज की जीन है भी नहीं, जीन किसकी है? इंसुलिन के। इंसुलिन की जीन खराब होने से जो इफेक्ट दिख रहा है, उस इफेक्ट को अपन डायबिटीज मेलिटस बोल रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो अभी तुम ये सोचो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है अपना,
इस ऑर्गेनिज्म के पास हीमोग्लोबिन की 2 जीन्स थी, है ना। ये हेटेरोजाइगस था, किसके लिए? सिर्फ हीमोग्लोबिन के जीन के लिए, हर एक जीन के लिए नहीं। हेटेरोजाइगस फॉर द हीमोग्लोबिन जीन, किसी जीन के लिए हेटेरोजाइगस रहेगा, किसी जीन के लिए होमोजाइगस रहेगा। अब इसके बॉडी में जब स्पर्म बनेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा? एस फेज में पूरे क्रोमोसोम्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको मदर से आया हुआ जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन था वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। क्रोमोसोम 6 पे है सपोज, तो वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। और फादर से आया हुआ जो सिकल सेल एनीमिया का जीन नहीं रहेगा, एक्चुअली जीन डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन का रहेगा, उसके कारण सिकल सेल एनीमिया होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये था सपोज क्रोमोसोम नंबर, क्या नंबर बोलूं मैं, चलो 11 बोलता हूं। यह है सपोज क्रोमोसोम नंबर 11, सपोज, याद नहीं करना है, सपोज है ये, ठीक है। सपोज क्रोमोसोम नंबर 11 फ्रॉम मदर, इसकी तुमने कॉपी बना दी तो अब तुम्हारे पास 2 ऐसी वाली जीन्स हो गई। और ये क्रोमोसोम नंबर 11 फ्रॉम फादर, इसकी तुमने 2 कॉपीज बना ली। पहले एक तो था ही, पहले एक जीन तो था ही हीमोग्लोबिन का खराब वाला, अभी 2 जीन्स हो गए, है ना। तुमने मल्टीप्लाई किया, फिर पहले तुमने मियोसिस 1 किया, 2 सेल्स बन गई, किसी सेल में ये वाला क्रोमोसोम गया, किसी सेल में ये वाला क्रोमोसोम गया, ठीक है। फिर इन 2 सेल्स ने मियोसिस 2 किया, तो इससे और 2 सेल्स बनी और इससे और 2 सेल्स बनी। तो ये वाला क्रोमोसोम पूरा ऐसा का ऐसा ये सेल में चले गया था सपोज, और ये वाला क्रोमोसोम पूरा ऐसा का ऐसा ये सेल में चले गया था सपोज। अब ये क्रोमोसोम टूटेंगे मियोसिस 2 के दौरान, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं, सिर्फ एक ही कॉपी जाएगी। इस स्पर्म में गया नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन, इस स्पर्म में गया नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन, इस स्पर्म में गया सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन, और इस स्पर्म में भी गया सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन। तो एक सेल से, देखो ये एक सेल था, दिस वाज 1 सेल, इसने मियोसिस 1 करके 2 सेल्स बनाई, किसी सेल में ये वाला क्रोमोसोम, किसी सेल में दूसरे सेल में ये वाला क्रोमोसोम, और फिर इन दोनों सेल्स ने मियोसिस 2 करके 2 सेल्स ईच, मतलब टोटल 4 सेल्स बनाई। किसी में ये वाले क्रोमोसोम का ये टुकड़ा, किसी में ये वाले क्रोमोसोम का ये टुकड़ा, किसी में ये वाले क्रोमोसोम का ये टुकड़ा, किसी में ये वाले क्रोमोसोम का ये टुकड़ा। तो 4 स्पर्म्स बने, लेकिन सिंस अपन एक ही जीन कंसिडर कर रहे हैं तो टाइप 2 बने। 2 टाइप के स्पर्म्स रहेंगे हीमोग्लोबिन की जीन को लेकर, एक वो स्पर्म जिसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन रहेगा, एक वो स्पर्म जिसमें सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन रहेगा। एक ही जीन को कंसिडर कर रहे हैं इसलिए 2 प्रकार के बन रहे हैं। 2 जीन्स को कंसिडर करोगे तो 4 प्रकार के स्पर्म बनेंगे, 3 जीन को कंसिडर करोगे तो 8 प्रकार के स्पर्म रहेंगे, ऐसा, ठीक है। एक ही जीन कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हेटेरोजाइगस है ये ऑर्गेनिज्म हीमोग्लोबिन को जीन को लेकर, तो इसके स्पर्म हेटेरोजाइगस, इसीलिए हेटेरोजाइगस है क्योंकि इससे हेटेरो यानी अलग अलग प्रकार के स्पर्म बनेंगे, एक ये प्रकार का HbN प्रकार का और दूसरा HbS प्रकार का। कोई तो भी एक स्पर्म फ्यूज होगा, है ना। और दूसरी बात, ओवम से जो ओवम है वो कौन सा आने वाला है ना, तो वो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन रह सकते हैं। वो फीमेल अगर ऐसी होगी होमोजाइगस तो ओवम में कुछ भी करके यही आने वाला है, फिर तो डिबेट ही नहीं करना है। वो फीमेल अगर ऐसी होगी होमोजाइगस तो ओवम में यही आने वाला है, कुछ भी करके डिबेट ही नहीं करना है। पर वो फीमेल भी अगर हेटेरोजाइगस होगी तो एक तो ऐसा ओवम आएगा, नहीं तो ऐसा ओवम आएगा, है ना। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यार एक कपल में, मतलब एक मेल और फीमेल के मेटिंग में उनके पास किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस है उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना। लेटस अज्यूम कि मेल भी हेटेरोजाइगस है और फीमेल भी हेटेरोजाइगस है, तो हो सकता है 1/4 चांसेस है कि उनका बच्चा नॉर्मल रहे, ठीक है। टू बाय 4 मतलब 1/2 चांस है कि वो उनका बच्चा हेटेरोजाइगस रहे,
और अगेन 1/4 चांस है कि उनका बच्चा होमोजाइगस सिकल सेल अनेमिक रहे, है ना। अब ये जो बच्चा है इसके पास N वाला अलील है क्या? नहीं है। ये जो बच्चा है इसके पास S वाला अलील है क्या? नहीं है। तो क्या इसका ये मतलब है कि अलील दूसरा वाला अलील ह्यूमन बींग्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मतलब है कि इसका? नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इस ह्यूमन बींग में HbN वाला अलील नहीं है, इसी ह्यूमन बींग में HbS वाला अलील नहीं है, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन में तो दोनों अलील्स प्रेजेंट है ना। तो जब हम अलील की बात करते हैं तो अपने को ह्यूमन बीइंग को कंसीडर नहीं करना है, एक ह्यूमन बीइंग को। अपने को किसको कंसीडर करना है अलील के केस में? पॉपुलेशन को कंसीडर करना है। एक ह्यूमन बीइंग में हो सकता है एक ही अलील रहे, भले ही 2 जीन्स है लेकिन अलील सेम है, ऐसा हो सकता है ना यार। 2 जीन्स है हीमोग्लोबिन की लेकिन दोनों के सेम फॉर्म आया हुआ है, सेम ही अलील आया हुआ है दोनों का, दोनों पेरेंट्स से, ऐसा हो सकता है ना यार। तो इसका यह मतलब है कि HbS वाला अलील एग्जिस्ट नहीं करता ह्यूमन पॉपुलेशन में? इतनी बड़ी बात डायरेक्टली? नहीं नहीं नहीं। एक ह्यूमन बीइंग में हो सकता है कोई एक ही टाइप का अलील एग्जिस्ट करे, लेकिन पॉपुलेशन में तो अलग अलग अलील्स एग्जिस्ट करेंगे ही। ठीक है, 10th to 11th मूविंग वाले स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी रुक जाओ, इसके आगे का नहीं देखेंगे। 10th to 11th मूविंग वाले अभी रुक जाएंगे, इसके आगे का नहीं देखेंगे। देखा तो बहुत कंफ्यूजन होगा और फिर पछताओगे, फिर मैं डाउट नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं देखेंगे, तुरंत 10th to 11th मूविंग वाले अब वीडियो बंद कर देंगे। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पीपल। अब ये पूरा भाषण होने के बाद अपन आते हैं अपने चैप्टर पे, दैट इज फाइनली सर्कुलेशन। ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये क्या बार बार पढ़ाते रहना जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर इसके बाद मैं एक सेल डिवीजन का भी वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, सेल डिवीजन का भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी एक काम में आएगा, अभी आजकल में ही बना दूंगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से बात सुनो कि कोई भी अलील, कोई भी जीन है तो वो जीन के 2 फॉर्म्स रह सकते हैं, है ना। और किसी एक इंडिविजुअल में भले ही एक ही फॉर्म रहे, लेकिन पॉपुलेशन में उसके दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और किसी जीन के ये 2 फॉर्म्स आए कहां से भाई साहब ह्यूमन पॉपुलेशन में? तो आए ऐसे, कोई तो भी ह्यूमन में जीन में म्यूटेशन हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, स्किन में हुआ, लिवर में हुआ, लंग्स में हुआ, किडनी में हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर वो म्यूटेशन स्पर्म में हुआ तो वो नेक्स्ट जनरेशन में वो अलील जा सकता है। वो अलील गया नेक्स्ट जनरेशन में, है ना, वो अलील गया नेक्स्ट जनरेशन में। फिर ऐसा कोई एक फीमेल भी थी जिसमें वैसा वाला अलील आ गया था उसके किसी पेरेंट से, और फिर अनफॉर्चुनेटली उन 2 ह्यूमन बींग्स का मीटिंग हो गया और वो डिफेक्टिव अलील होमोजाइगस फॉर्म में कोई पॉइंट पे ह्यूमन बींग्स में एक्सप्रेस हो गया। अब ये एक्सप्रेस हो गया तो दिक्कत नहीं है, सॉरी ये वाला, ये एक्सप्रेस हो गया, खराब वाला अलील एक्सप्रेस हो गया तो दिक्कत नहीं है। वो ह्यूमन बींग दौड़ ही नहीं पाएगा अच्छे से, तुरंत थक जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, शिकार नहीं कर पाएगा, शेर पीछे भागा तो भाग नहीं पाएगा और मारा जाएगा, और रिप्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगा। तो वो अलील पॉपुलेशन से निकल जाएगा जब वो होमोजाइगस होगा तब। लेकिन जब हेट्रोजाइगस रहेगा तब क्या रहेगा, कोई ह्यूमन बींग रहेगा भी नॉर्मल, लेकिन उसके बॉडी में छुपा हुआ खराब वाला अलील रहेगा, और वो खराब वाला अलील वो पास ऑन करते रहेगा। कभी तो भी फिर होमोजाइगस कंडीशन में आएगा, होमोजाइगस कंडीशन में आ गया कि फिर आगे पास ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के पहले वो मर जाएगा, है ना। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो अलील छुपा हुआ रहेगा और छुप के ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलते जाएगा। जब पहली बार हुआ रहेगा मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, है ना, ये म्यूटेशन, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जब पहली बार ये म्यूटेशन हुआ रहेगा तब अपन उसको अलील नहीं बोलेंगे, तब अपन उसको म्यूटेशन बोलेंगे। लेकिन अभी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अपने को क्या हो गया है, अपने को दिख रहा है कि कई सारे ह्यूमन बींग्स में हीमोग्लोबिन को बनाने का ऐसा वाला जीन प्रेजेंट रहता है। तो अभी अपन उसको वी कैनॉट कॉल इट म्यूटेशन एनी मोर, अभी अपने को उसको बोलना पड़ेगा अलील, अभी अपने को उसको बोलना पड़ेगा अलील। ठीक है, तो अपने पास जितनी भी जीन्स है वो मैक्सिमम जीन्स 2 अलील्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कहाँ पर? ह्यूमन पॉपुलेशन में। तुम्हारे बॉडी में क्या, तुम्हारे बॉडी में कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, डिपेंड करता है। किसी जीन को लेकर तुम होमोजाइगस होंगे, किसी जीन को लेकर तुम हेट्रोजाइगस होंगे, लेकिन
पॉपुलेशन में मोस्ट ऑफ द जीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इन 2 फॉर्म्स, मतलब 2 अलील्स, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज समझो, आई नाम का एक जीन था, वो क्या करता है, आई जीन प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन which is present on सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज। एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो आरबीसीज के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। आई जी ना, 1 नहीं है, आई है, आई। अब क्या हुआ, ये जो जीन है ये म्यूटेट हो गया और वही मिलियंस ऑफ ईयर्स को किसी ह्यूमन बीइंग में, स्टोन एज मैन के टाइम पे, और वो म्यूटेशन हुआ स्पर्म में, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गया। तो ओरिजिनल जीन को अपन ने नाम दे दिया ए और म्यूटेटेड जीन को अपन ने नाम दे दिया आईबी। तो इसने भी सेम काम किया, सेम। द ओनली थिंग इज द शेप ऑफ प्रोटीन इज डिफरेंट। पर मजे की बात यह है कि ये जो प्रोटीन है, ये आई जीन जो प्रोटीन बनाती है जो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन पर रहता है, वो प्रोटीन कोई एंजाइम नहीं है, ना ही वो कोई रिसेप्टर है कि उसका शेप मैटर करे। वो बस सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट है। अपन ने वो पढ़ा था ना सेल चैप्टर में कि आरबीसी एक ऐसा अकेला सेल है जिसमें 52% प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल तो है ही नहीं, क्योंकि एनिमल सेल है। ऊपर से उसमें न्यूक्लियस नहीं है, बराबर, ई न्यूक्लिएटेड है। अभी पढ़ा अपन ने थोड़ी देर पहले। न्यूक्लियस ही नहीं है तो ईआर और गोल्जी बॉडीज भी क्या करेंगे? तो ईआर और गोल्जी बॉडीज भी नहीं है और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो उस सेल को यार सपोर्ट कौन देगा? वो सेल तो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए उसके सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन रहता है एज कम्पेयर टू अदर काइंड ऑफ सेल्स टू गिव इट सपोर्ट। तो ये जो प्रोटीन की मैं बात कर रहा हूं, इस प्रोटीन का काम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को आरबीसी के सपोर्ट देना है। तो कोई भी शेप का रहा तो भी क्या फर्क पड़ता है, बस डेंसिटी बढ़ानी है ना। तो IA की जगह IB हो गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो अगेन अलग अलग प्रकार के ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में, स्टार्टिंग में जब पहली बार हुआ होगा किसी ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में या ओवम में, तब अपन इसको म्यूटेशन बोलेंगे। लेकिन अब ये कॉमनली मिलने लग गया ह्यूमन पॉपुलेशन में इतने सालों के बाद, तो अभी अपन इसको म्यूटेशन नहीं बोलते, अभी अपन इसको अलील बोलते हैं, है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स 3 प्रकार के रह सकते हैं। एक तो होमोजाइगस ऐसे वाले, या फिर होमोजाइगस ऐसे वाले, है ना। ऐसे रहे तो इसके पास तो ए वाला ही प्रोटीन बनेगा, और ऐसे रहे तो इसके पास तो बी वाला ही प्रोटीन बनेगा, बराबर। और अगर ऐसे रहे तो अभी जो मैंने इतना बड़ा भाषण दिया वो क्यों दिया? ये बताने के लिए कि मेंडल वॉज रॉन्ग इन द सेंस, या मेंडल वॉज नॉट रॉन्ग, अपन ने उसका गलत मीनिंग निकाला कि रेसेसिव अलील डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होता है, ऐसा अपन सोचते हैं। नहीं, ट्रांसक्रिप्शन तो हर किसी का होगा, ट्रांसक्रिप्शन इसका भी होगा, इसका भी होगा। लेकिन सिंस ये प्रोटीन कोई एंजाइम नहीं है, इसका काम सिर्फ सेल को रिजिडिटी, डेंसिटी प्रोवाइड करना है। वो कोई भी शेप का रहा तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसने बनाया हुआ प्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन पे रहेगा, इसने बनाया हुआ प्रोटीन भी सेल मेम्ब्रेन पे रहेगा। दोनों जीन्स ने अपना अपना थोड़ा शेप अलग रहेगा, प्रोटीन का फर्क क्या पड़ेगा? डेंसिटी तो बढ़ ही रही है सेल मेम्ब्रेन की। तो इनके सेल मेम्ब्रेन पे ये वाला प्रोटीन भी दिखेगा, ये वाला प्रोटीन भी दिखेगा। अब जेनेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में इसको कोडोमिनेंस करके पढ़ाया जाता है। अरे काय का कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस का मतलब बोलते हैं कि बोथ द जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ। अरे नॉर्मल डोमिनेंस में भी बोथ द जीन्स एक्सप्रेस इटसेल्फ। लेकिन इफ यू आर स्टडीइंग अबाउट एन एंजाइम जैसे, या और हार्मोन, है ना, या पिगमेंट मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन को कैरी करता है जैसे हीमोग्लोबिन या इंसुलिन और एनी अदर एंजाइम, तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर म्यूटेशन हो गया
उसमें अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो गया तो उस एंजाइम का एक्टिव साइट चेंज हो जाता है और उसने जो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं करता है ना। तो अगर दोनों डिफेक्टिव वाले फॉर्म्स प्रेजेंट रहे किसी जीन के तो अपने को दिखता है कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन उस ह्यूमन बीइंग के बॉडी में हो ही नहीं रही है, तो उसको अपन बोलते हैं डिजीज। ठीक है। और अगर एक नॉर्मल और एक डिफेक्टिव रहा तो डिफेक्टिव वाले जीन से डिफेक्टिव वाला प्रोटीन तो बनता ही है, वो ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेस नहीं होता है, बिल्कुल एक्सप्रेस होता है, लेकिन उसका फायदा क्या है? व्हाट इज द यूज? क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। पर नुकसान है क्या कुछ? अरे वाह, नुकसान भी नहीं है, ना फायदा है ना नुकसान है डिफेक्टिव वाले का। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस है, उसके पास एक नॉर्मल अलील भी अगर है, तो नॉर्मल अलील से नॉर्मल वाला एंजाइम या नॉर्मल वाला पिगमेंट, ऐसा कुछ नॉर्मल वाली चीज बन जाएगी और वो रिएक्शन उसके बॉडी में उस प्रोटीन से हो जाएगी। मे भी थोड़ी स्लो होगी, मे भी थोड़ा इफेक्टिवनेस कम रहेगा, लेकिन होगी तो जरूर। उसको डिजीज है ऐसा तो बोलने का वक्त नहीं आएगा अपने ऊपर, है ना। तो अपने को दिखेगा ये कि वो नॉर्मल वाला अलील डोमिनेंट है और रेसेसिव वाला डिड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, रेसेसिव वाला ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन इट इज इन होमोजाइगस कंडीशन। अरे एक्सप्रेस का मतलब क्या है? एक्सप्रेस का मतलब अगर तुम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होना ये निकाल रहे हो तो देन यू आर प्लेन रॉन्ग। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो हर किसी का होता है, हर एक अलील का होता है, कुछ भी, पर उसका खराब रहने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मल वाला एंजाइम उससे काम निकलवा लेता है। तो तुमको डिजीज हुआ ऐसा नहीं दिखता है, तो तुमको लगता है कि डिजीज का अलील एक्सप्रेस नहीं हुआ। अरे वो डिजीज का अलील ही नहीं है, वो अलील तो इंसुलिन का है। इंसुलिन नहीं रहा तो जो इफेक्ट होता है बॉडी पे, उसको तुमने डायबिटीज नाम का डिजीज बोला हुआ है। डायबिटीज नाम के डिजीज का अलील थोड़ी रहता है, अलील तो इंसुलिन का रहता है, अलील तो हीमोग्लोबिन का रहता है, सिकल सेल एनीमिया का अलील नहीं रहता, बराबर। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुपिंग में प्रॉब्लम क्या है कि ये कोई एंजाइम या पिगमेंट मॉलिक्यूल या हार्मोन नहीं है कि शेप चेंज हो जाने से उसका एक्टिव साइट चेंज हो जाएगा और वो पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं कर पाएगा। कोई रिएक्शन उसको करनी ही नहीं है, उसको बस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहना है और सेल मेम्ब्रेन की डेंसिटी बढ़ानी है, बस, और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो ऐसा शेप रहे क्या फर्क पड़ता है? ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो दोनों को आने ही वाला है। दो अलग प्रकार के प्रोटीन अपने को सेल मेम्ब्रेन पे दिखते हैं तो अपन आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये वाला अलील भी एक्सप्रेस हो गया, ये वाला अलील भी एक्सप्रेस हो गया, बोथ द अलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ। कोडोमिनेंस काय का कोडोमिनेंस? कोई कोडोमिनेंस नहीं है। बस यहाँ पर प्रोटीन के लेवल पे अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इफेक्टिवनेस में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एक्टिव साइट नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक चीज। दूसरी चीज, इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कोई तो भी ह्यूमन बीइंग के स्पर्म में एक और म्यूटेशन हो गया आई जीन में। अभी आई जीन वॉज एग्जिस्टिंग इन टू फॉर्म्स, एक आई ए वाला फॉर्म और एक आई बी वाला फॉर्म। अभी ह्यूमन बीइंग्स में लेटर ऑन एक और म्यूटेशन हुआ, लेटर ऑन एक और म्यूटेशन हुआ और IO नाम का जीन तैयार हो गया। इस IO जीन में जो म्यूटेशन हुआ, इस म्यूटेशन में, मतलब IO जीन में म्यूटेशन नहीं हुआ, इसमें से किसी जीन में म्यूटेशन हुआ और उसके रिजल्ट से जो IO जीन बना, उस IO जीन में ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि उसमें स्टॉप कोडॉन डेवलप हो गया। स्टॉप कोडॉन मतलब कोडॉन्स तो क्या है वो तो समझ गया आपने को, 3 नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस को अपन कोडॉन बोलते हैं, है ना। तो 64 कोडॉन्स बनेंगे टोटल, AAA, ATA, ACA, AGA, ATT, AAT, AGT, ACT, है ना। ऐसे पहले A वाले, फिर T वाले, फिर G वाले, फिर C वाले, 64 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। उनमें से 64 में से 3 आर स्टॉप कोडॉन्स, मतलब वो अगर RNA पे दिख गए तो राइबोसोम को समझ जाता है कि अपने को ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनाने की प्रोसेस अभी स्टॉप कर देनी है। 3 कोडॉन्स ऐसे रहते हैं जिनका जो किसी अमीनो एसिड को कोड ही नहीं करते। तो डीएनए में जीन के बीच में ही अगर वैसा कोडॉन डेवलप हो गया तो उस डीएनए से जो आरएनए बनेगा, उस आरएनए से प्रोटीन बनते वक्त क्या होगा,
पहला अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, पांचवा अमीनो एसिड, छठवां अमीनो एसिड, सातवां अमीनो एसिड, स्टॉप कोडॉन आ गया, अमीनो एसिड लगना ही बंद हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन ही रुक जाएगा और प्रोटीन की चेन तैयार ही नहीं हो पाएगी, है ना। उसको नॉन सेंस म्यूटेशन बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन बीच में अगर आ गया म्यूटेशन के कारण तो, ठीक है। तो आयोजीन में क्या हो गया, आयोजीन में स्टॉप कोडॉन डेवलप हो गया बीच में ही। कैसे डेवलप हुआ, तो इन दोनों जीन में से किसी जीन में म्यूटेशन होने के कारण, और अनफॉर्चुनेटली वो म्यूटेशन किसी ह्यूमन बीइंग में हुआ, और ह्यूमन बीइंग में होने के कारण सॉरी ह्यूमन बीइंग क्या बोल रहा हूँ, स्पर्म में हुआ, और स्पर्म होने के कारण नेक्स्ट जनरेशन में गया, फिर उससे और नेक्स्ट जनरेशन में गया, फिर उससे और नेक्स्ट जनरेशन में गया। ऐसा मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर अपने को क्या दिख रहा है अभी, कि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स के पास ये वाला फॉर्म उस जीन का प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया कि आई जीन जो है, देखो नॉर्मली जीन्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कोई जीन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है ना यार, प्रॉब्लम क्या है। एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है, और एक ये फॉर्म है। इसमें तो सिर्फ शेप चेंज हुआ प्रोटीन का, लेकिन इसमें सीधा सीधा स्टॉप कोडॉन आ जाने के कारण नो प्रोटीन बनने लग गया, ठीक है। मुद्दा समझ में आ रहा है। इसको मल्टीपल अलीलिज्म बोलते हैं, कि एक ही जीन लेकिन उसके 2 से ज्यादा फॉर्म। नॉर्मली 2 ही फॉर्म्स रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जीन्स रहते हैं जो, अब हो सकता है ना एक ही जीन में 2 से ज्यादा बार भी म्यूटेशन हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, किस्मत का खेल है, वो तो रैंडम है म्यूटेशन। तो ये जीन में 2 बार म्यूटेशन हुआ है, पहली बार ये तैयार हुआ, दूसरी बार ये तैयार हुआ। तो पॉपुलेशन में आई जीन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगी। एक ह्यूमन बीइंग की अगर तुम बात करोगे तो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। एक तो सीधा सीधा होमोजाइगस रहा तो फिर तो अपन बोलेंगे कि एक ही अलील है उस ह्यूमन बीइंग के पास, या अगर हेट्रोजाइगस भी रहा तो ज्यादा से ज्यादा एक समय एक ह्यूमन बीइंग में 2 अलील्स रह सकते हैं, एक फादर से आया हुआ, एक मदर से आया हुआ। अपन डिप्लॉयड है ना, अपन ट्रिप्लॉयड थोड़ी है, 3 ऑर्गेनिजम्स के फ्यूजन से थोड़ी जाइगोट बनता है। तो 2 ही फॉर्म्स रहेंगे, तो ये रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा। पॉपुलेशन में बोले 3 फॉर्म्स है, लेकिन किसी एक ह्यूमन बीइंग की अगर बात करोगे तो एक ही फॉर्म दिखेगा इधर, या फिर 2 फॉर्म दिखेंगे ज्यादा से ज्यादा। तीनों फॉर्म्स एक ह्यूमन बीइंग में दिख ही नहीं सकते, उसके लिए ट्रिप्लॉइड होना पड़ेगा, है ना। एक जीन के अपने पास 2 ही फॉर्म्स रह सकते हैं एट द मैक्स, या एक ही फॉर्म है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ही फॉर्म अगर दोनों पेरेंट से मिला है, मतलब होमोजाइगस इंडिविजुअल्स है, तो फिर तो सोचना ही नहीं है। इसका ब्लड ग्रुप रहेगा ए, इसका ब्लड ग्रुप रहेगा बी, इसका ब्लड ग्रुप रहेगा ओ, ओ मतलब 0। आरबीसी पे ये वाली जो आई जीन की जो फैमिली है, उस फैमिली का कोई भी प्रोटीन, ना ये प्रोटीन ना ये प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन उसके सेल मेम्ब्रेन पे नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा रहा तो उस ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी, ये अपन ने पहले ही देख लिया है। अरे सर ऐसे कैसे हो गया, मेंडल के लॉस गलत हो गए, बोथ द अलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ, लॉ ऑफ डोमिनेंस गलत हुआ। हट, कुछ लॉ ऑफ डोमिनेंस गलत वगैरह नहीं हुआ, कुछ भी कुछ गलत नहीं हुआ। लॉ फालतू चीज है ये, कोडोमिनेंस वगैरह थर्ड क्लास। हमेशा ऐसा ही होता है, दोनों जीन्स एक्सप्रेस होते हैं हर बार, हर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में दोनों अलील्स एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन एक अलील प्रॉब्लमेटिक रहता है तो उसका प्रेजेंस अब कुछ मायने ही नहीं रखता है, और दूसरा अलील जो नॉर्मल वाला है वो उसकी जिंदगी निकलवा लेता है। तो अपने को दिखता है कि नॉर्मल वाला अलील है तो डिजीज नहीं होगा, नॉर्मल वाला अलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। हट, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो दोनों का होगा हर केस में, यहां पर भी। लेकिन यहां पर अपने को सिर्फ एक ही प्रोटीन काम करते हुए इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहां पर वो प्रोटीन कुछ काम कर ही नहीं रहा है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ऐसा रहे फर्क नहीं पड़ता, बस आरबीसी का डेंसिटी बढ़ाने का काम है तो दोनों दिखेंगे आरबीसी के ऊपर। इस केस में ये जीन से ये वाला प्रोटीन बन जाएगा, ये जीन से जो आरएनए बनेगा उससे प्रोटीन बनने जाएगा, प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा क्योंकि बीच में स्टॉप कोडॉन आएगा, तो नो प्रोटीन। तो इसका ब्लड ग्रुप रहेगा ए, इससे ये वाला प्रोटीन बन जाएगा, इससे प्रोटीन बनने जाएगा तो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि स्टॉप कोडॉन है, तो इसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा। तो बेवकूफ समन लोग बोलते हैं कि आई ए एंड आई बी शो कोडोमिनेंस,
whereas IA and IO and IB and IO show normal dominance। क्या बकवास लगता है सुनने को। इससे भी आरएनए बनेगा, इससे भी आरएनए बनेगा, ध्यान में रखो ये चीज। बस आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाएगा। नॉनसेंस कोडन नहीं आया रहता ना, तो इससे भी अलग प्रकार का प्रोटीन बन गया रहता, सी ब्लड ग्रुप भी इवॉल्व हो गया रहता। हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हो भी जाए इवॉल्व, किसी में म्यूटेशन हो जाए किसी के स्पर्म में, और जनरेशन करते 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 ABC, तो AB BC AC ऐसे भी ब्लड ग्रुप एग्जिस्ट करना चालू कर देंगे, हो सकता है, हु नोज। पर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप कोडन आ गया, इसलिए सी टाइप का प्रोटीन तैयार न होते हुए कोई प्रोटीन ही तैयार नहीं हुआ, तो अपन बोलते हैं कि ये दोनों एलील्स एक दूसरे के सामने आ गए, तो दिखने में अपने को ब्लड ग्रुप ए दिखेगा, दिखने में अपने को ब्लड ग्रुप बी दिखेगा, पर यहां पर अपने को दिखने में ब्लड ग्रुप ए बी दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है अपनी कंसेप्ट। अब सब लोग अपने एनसीईआरटी में भी और अपने कॉपी में भी दोनों जगह लिख लेंगे और दिमाग में भर लेंगे, पूरा भर लेंगे दिमाग में, एकदम स्ट्रांगली भर लेंगे कि द आई जीन हैज गॉट नथिंग टू डू with RH gene. The I gene has got nothing to do with the RH gene. They are अभी के अभी एनसीईआरटी में लिखेंगे और अभी के अभी कॉपी में भी लिखेंगे और दिमाग में भी भर लेंगे। दे आर नॉट रिलेटेड, उनका एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, जीरो लेना देना है, जीरो। भर लेंगे ये चीज दिमाग में। ठीक है, अभी RH क्या चक्कर है? तो RH इज अनदर जीन which produces a protein for cell membrane of RBC to give it density। कोई एंजाइम या पिगमेंट या हार्मोन रिसेप्टर ऐसा नहीं है, जैसा वो आई जीन था वैसा ही RH जीन है। ठीक है, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री RH जीन में भी म्यूटेशन हुआ। RH जीन अंडरवेंट म्यूटेशन। ठीक है, एंड गेव राइज, वो म्यूटेशन किसी के स्पर्म में या ओवम में हुआ, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हुआ। किसी सोमैटिक सेल में हुआ रहता तो फर्क भी नहीं पड़ा रहता। अनफॉर्चुनेटली स्पर्म में या ओवम में या जाइगोट में ऐसी जगह पर म्यूटेशन हुआ, इसलिए वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन तो भी हुआ, नहीं तो पास ऑन भी नहीं हुआ रहता। ठीक है, एन अलील विच हैड, एक ऐसा अलील बन गया इस RH जीन का जिसमें स्टॉप कोडॉन आ गया। उस अलील को अपन ने नाम दे दिया RH माइनस, जब डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो RH वाला जो जीन है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो RH प्रोटीन रहेगा, नहीं तो स्टॉप कोडॉन डेवलप हो जाने के कारण ये वाले फॉर्म RH जीन का जो ये वाला फॉर्म है, जो भी म्यूटेशन हो गया, कहीं पे थायमिन की जगह ग्वानिन, साइटोसिन की जगह एडेनिन, कुछ तो भी एक छोटा सा म्यूटेशन हो गया और स्टॉप कोडॉन डेवलप हो गया। और उस स्टॉप कोडॉन के कारण क्या हो गया कि इसने आरएनए बनाया भी तो भी उस आरएनए को रीड करके प्रोटीन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर RH वाला प्रोटीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कब? अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों पेरेंट्स से यही वाला अलील आया है RH जीन का, तब
तब। ठीक है, किसी पेरेंट से उसको नॉर्मल आरएच का अलील मिल गया तो इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जब होगा, मतलब आरएनए से जब प्रोटीन बनाने की कोशिश करेंगे राइबोसोम्स, प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा क्योंकि बीच में स्टॉप कोडॉन आ गया है। लेकिन इससे प्रोटीन बन जाएगा तो अपने को सेल मेम्ब्रेन पे आरएच प्रोटीन दिख जाएगा, तो आरएच प्रोटीन दिखेगा। तो मेंडल क्या बोलेगा? मेंडल बोलेगा कि दिस इज डोमिनेंट ओवर दिस। तुम बोलोगे मेंडल सर दिस इज डोमिनेंट ओवर दिस मतलब क्या? तो मेंडल बोलेगा दिस एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, दिस डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, दिस इज रिसेसिव अलील। फिर तुम क्या सोचोगे? अच्छा, डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सेल को अक्कल है क्या इतनी? सेल को समझता है क्या? बिल्कुल होगा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद जो क्वालिटी दिखनी चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक दिखना चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखेगा अगर किसी इंडिविजुअल में ऐसा रहा तो, है ना, क्योंकि प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो मेंडल को लगेगा कि दिस इज रेसेसिव है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इसका भी होगा, इसका भी होगा। मेंडल के भाषा में बोलोगे तो आरएच पॉजिटिव इज डोमिनेंट ओवर आरएच नेगेटिव। तो ऐसा पर्सन के ऊपर नो आरएच प्रोटीन, ऐसे पर्सन के सेल मेम्ब्रेन पे आरएच प्रोटीन, और ऐसे पर्सन का तो सवाल ही नहीं है। ऐसे पर्सन पे भी बिल्कुल आरएच प्रोटीन विजिबल, सवाल ही नहीं है पैदा होता कुछ, है ना। तो तुम्हारे आरबीसी पे, अब बताओ, तुम्हारे आरबीसी पे अगर ए टाइप का प्रोटीन है तो आरएच टाइप का प्रोटीन रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को कि ये चीज मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के वक्त बता के रखा है, फिर भी मुझे ये चीज लाइव क्लास में पूछने को मजा आती है, क्योंकि एक ना एक तो भी ऐसा कैरेक्टर निकलता है ये क्लास में जो बोलता है कि आरएच प्रोटीन रहेगा या नहीं रहेगा, कुछ तो भी कमेंट करता है। एक कनपट मारने का मन करता है। आई जीन की जो फैमिली है उसका ए वाला प्रोटीन अवेलेबल है या बी वाला प्रोटीन अवेलेबल है या कोई भी प्रोटीन अवेलेबल नहीं है जिसको तुम ब्लड ग्रुप ओ बोलते हो, कुछ भी रहे, उसका इससे क्या लेना देना? ये अलग जीन है, ये अलग जीन है। तुम्हारे पास तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए रहेगा लेकिन आरएच पॉजिटिव मतलब आरएच प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए रहेगा लेकिन आरएच प्रोटीन नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी रहेगा लेकिन आरएच प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी रहेगा लेकिन आरएच प्रोटीन नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा और आरएच प्रोटीन भी रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा लेकिन आरएच प्रोटीन नहीं रहेगा, अगर तुम ऐसे रहे तो ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ रहेगा और आरएच प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप ओ रहेगा लेकिन आरएच प्रोटीन नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। और ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, सिंपल। बोलते वक्त अपन ऐसा बोलते तो तुमको लगता है कि इसका इससे लेना देना है। नो, आई जीन का आरएच जीन से कोई भी लेना देना नहीं है। द आई जीन हैज गॉट नथिंग टू डू विद द आरएच जीन। पूरी अलग अलग फैमिली है, अलग अलग क्रोमोसोम पे रहते हैं, एक क्रोमोसोम पे भी नहीं है वो। दे आर नॉट रिलेटेड, कुछ भी उनका एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ भी मीनिंग तुम नहीं निकाल सकते हो कि वो पॉजिटिव मतलब ऐसा रहता और वो निगेटिव मतलब वैसा रहता। अपने मन से कुछ तो भी बकवास अपना मीनिंग निकालते रहते हैं पागल टाइप। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो एक लास्ट चीज बताता हूं पटाख से और रुकते हैं। अब ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है मतलब क्या है? तो उसके आरबीसी पे ब्लड ग्रुप ए का मतलब है कि उसके आरबीसी पे ए एंटीजन है। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी का मतलब क्या है कि उसके आरबीसी पे बी एंटीजन है।
ब्लड ग्रुप ए बी का मतलब क्या है कि उसके आरबीसी पे ए और बी दोनों एंटीजेंस है, और ब्लड ग्रुप ओ का मतलब क्या है कि उस पर्सन के आरबीसी पे कोई एंटीजन ही नहीं है। हाँ, एंटीजन ही नहीं है, वैसे क्या एंटीजन ही नहीं है, बिल्कुल है। RH फैमिली का एंटीजन हो सकता है, या और भी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, वो भी तो एंटीजन हुए, है ना। लेकिन आई ग्रुप, आई जीन की जो फैमिली है उसका कोई एंटीजन नहीं है। आई जीन की जो फैमिली है उसका कोई एंटीजन नहीं है। दूसरे किसी फैमिली जीन, दूसरे किसी जीन से बना हुआ प्रोटीन हो सकता है, आई जीन से बना हुआ प्रोटीन नहीं है। सर इसको एंटीजन क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये तो अपनी ही बॉडी में है। अरे हाँ, अपने ही बॉडी में है, लेकिन ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को दे दिया तो बी ब्लड ग्रुप वाले के WBCs ने, बी ब्लड ग्रुप वाले के WBCs ने ये वाला प्रोटीन देखा है क्या? बी ब्लड ग्रुप वाले ने ये वाला देखा है, ये वाला देखा है क्या? नहीं देखा है। तो उसके WBCs उसको क्या करके ट्रीट करेंगे? फॉरेन बॉडी करके ट्रीट करेंगे। उसके अगेंस्ट क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज बनाएंगे, है ना। ए ब्लड ग्रुप वाले को अगर तुमने बी वाले का ब्लड दे दिया तो ए वाले के WBCs ने, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ऐसे पर्सन के WBCs ने ये वाला प्रोटीन देखा है, ये वाला देखा है क्या? नहीं देखा है। तो ये क्या करेगा? इसके पास इसकी एंटीबॉडीज रहेगी, इसके पास एंटीबॉडीज रहेगी अगेंस्ट बी, क्योंकि उसने बी वाला प्रोटीन कभी देखा ही नहीं है। बी वाला प्रोटीन उसके बॉडी में आया तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीजन ए रहेगा उसके पास, एंटीबॉडीज बी रहेगी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसके ऊपर बी एंटीजन है ना, इसकी बॉडी के लिए वो एंटीजन करके एक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन ये ब्लड अगर तुमने इसको या इसको दे दिया जिसने बी वाला प्रोटीन कभी देखा ही नहीं है, तो उसको वो एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा ना, इसीलिए अपन उसको एंटीजन ही बोलते हैं। और इसके पास क्या रहेगा? इसके पास रहेगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए इन सीरम, इन सीरम। ठीक है। जिसके WBCs ने ए और बी एंटीजन दोनों देखा हुआ है, उसको तुम इसका ब्लड ग्रुप दो, इसका ब्लड ग्रुप दो, इसका ब्लड ग्रुप दो या इसका ब्लड ग्रुप दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि उसने ये वाला प्रोटीन भी देखा है, ये वाला प्रोटीन भी देखा है, तो उसको लगेगा अरे अपना ही तो प्रोटीन है, अपना ही सेल है, इसका अगेंस्ट एंटीबॉडी मत बनाओ। सेल्फ सेल कंसिडर करेगा वो इसको। तो इसमें नो एंटीबॉडीज रहेगी इन सीरम। किसके अगेंस्ट? सर RH के अगेंस्ट बना। चुप, RH का नाम ही नहीं लेना अपने को इधर। RH का अपने को इधर नाम, RH का कुछ लेना देना ही नहीं है इधर। RH की कहानी अलग है, RH का इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्लड ग्रुप O जो रहेगा उसने कोई प्रोटीन नहीं देखा है। उसके WBCs को जब ट्रेनिंग मिली थाइमस में T सेल्स को, ठीक है, जब उनको वो पूरे अपने बॉडी के सेल्फ और नॉन सेल्फ वाले प्रोटीन्स दिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, इम्यून सिस्टम में बताया था ना सब। नहीं याद आ रहा होगा तो एक बार वीडियो देख लेना। तो इसके T सेल्स को, इसके मैक्रोफाजेस को ना कभी ये प्रोटीन दिखा है ना कभी ये प्रोटीन दिखा है। ये दोनों प्रोटीन्स इसके लिए नॉन सेल्फ है। तो इसके पास एंटीबॉडीज रहेगी अगेंस्ट ए बी प्रोटीन एंड बी प्रोटीन सीरम में। सिंपल, इजी एकदम। टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में।
रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, डिराइव कर सकते, कॉमन सेंस है यार, क्या फालतू चीज है। सर वो RH का क्या है वो बताना, लेकिन RH का जम नहीं रहा। अरे RH का इससे कोई लेना देना नहीं, RH अलग चीज है। जिसके पास RH प्रोटीन अवेलेबल है, ठीक है, देखो, जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, उसके RBC पे एंटीजन के फॉर्म में RH प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसके बॉडी में तुमने RH पॉजिटिव वाला सेल डाल दिया तो भी RH वाले के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, उसको अपना सेल्फ प्रोटीन लगेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नो एंटीबॉडीज, नो एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH इन सीरम। का को खुद के प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगा। किसी दूसरे ह्यूमन का ब्लड तुमने डाल भी दिया जो RH पॉजिटिव है, तो भी उसको RH प्रोटीन तो अपना ही लगेगा ना, अरे तो मेरा ही प्रोटीन है बोलेगा वो, तो उसका खुद का ब्लड ग्रुप वही है, तो वो थोड़ी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगा। सर लेकिन A, B और O का क्या? अरे वो अलग कहानी है, उसका इधर कोई लेना देना ही नहीं है, उसकी कहानी अपन ने देख ली पहले ही, है ना। एक पर्सन होगा जो I जीन के लिए O होगा, लेकिन RH प्रोटीन के लिए RH पॉजिटिव होगा। उसके बॉडी में तुमने अगर A वाले इंसान का ब्लड डाल दिया और A वाले के ब्लड ग्रुप, ब्लड सेल्स पे भी RH प्रोटीन तो प्रेजेंट है ही, तो इसके अगेंस्ट जरूर एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं इसके अगेंस्ट क्यों बनेगी? इसके अगेंस्ट नहीं बनेगी, इसके अगेंस्ट बनेगी। इसके अगेंस्ट बनेगी वो अपन ने पिछले पेज पे ही देख लिया। इसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप RH निगेटिव होगा, उसके ऊपर, उसके RBC के ऊपर नो एंटीजन। नो एंटीजन, ऑफ कोर्स एंटीजन तो रहेगा, दूसरे किसी जीन का, दूसरे कोई प्रकार का प्रोटीन रहेगा ना, लेकिन RH फैमिली वाला कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा। तो अगर तुमने इसको कोई भी RH पॉजिटिव ब्लड दिया, अरे बेवकूफ सामान्य लोग AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं और O को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इतना गुस्सा आता है, AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर कैसे हुआ? AB वो I जीन की फैमिली के हिसाब से है, उसके हिसाब से मैं मानता हूं, लेकिन एक्चुअल ब्लड डोनेट करते वक्त तुमको RH की भी कहानी देखनी पड़ेगी ना, कि अगर RH को लेकर निगेटिव होगा और तुमने इसको O पॉजिटिव भी दे दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। इस फैमिली में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई प्रोटीन ही नहीं है, तो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनाएगा वो? I जीन की फैमिली के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, कुछ इम्यून रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं होगा, लेकिन RH प्रोटीन के फैमिली के अगेंस्ट तो होगा ना, ठीक है। वैसा ही RH फैमिली का प्रोटीन के हिसाब से उनका ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन I प्रोटीन के, I जीन के फैमिली के हिसाब से अलग है, तो भी इम्यून सिस्टम एलिसिट होगा। ब्लड ग्रुप, ब्लड डोनेट करते वक्त अपने को दोनों फैमिलीज को देखना पड़ेगा, कि सिर्फ AB बताकर नहीं चलेगा, AB पॉजिटिव है कि AB नेगेटिव है बताओ। AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहेगा, इसने हर एक चीज देखी रहेगी। I जीन का A प्रोटीन भी देखा रहेगा, I जीन का B प्रोटीन भी देखा रहेगा, और RH फैमिली वाले जीन का RH प्रोटीन भी देखा रहेगा, और O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर रहेगा। इसने I जीन का कोई प्रोटीन नहीं रहेगा इसके ऊपर, तो किसी को भी दे दो, एंटीबॉडीज बनने का खतरा नहीं है, इम्यून सिस्टम एलिसिट होने का खतरा नहीं है। और RH फैमिली के भी कोई भी ब्लड ग्रुप वाले को दे दो, पॉजिटिव वाले को या निगेटिव वाले को, एंटीबॉडी बनने का खतरा नहीं है, क्योंकि RH जीन भी नहीं है। डोनर, एक्सेप्टर या ब्लड ग्रुप देते वक्त वगैरह तुमको दोनों फैमिलीज को कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फैमिलीज का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। RH निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के ऊपर नो एंटीजन रहेगा, तो इसके ऊपर, इसमें अपने को क्या मिलेगा? इसको अगर तुमने RH पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH प्रोटीन मिलेगी। कहां पर? सीरम में। सिंपल चीज है, एकदम एकदम ही सिंपल चीज है, फालतू है एकदम, ठीक है। बस आखिरी
अगर कोई फीमेल है जो निगेटिव है, RH निगेटिव, A है कि B है कि AB है कि O है, बताया क्या मैंने? सोचने का ही नहीं, वो RH निगेटिव है, खत्म। I जीन के फैमिली का मैं बोल ही नहीं रहा हूं। RH फैमिली को लेकर RH वाला प्रोटीन उसके सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट नहीं है। उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, मतलब उसके आरबीसीज पे RH प्रोटीन प्रेजेंट है, जो फीमेल के लिए फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगी फीमेल की WBCs उसको, क्योंकि वो फीमेल की बॉडी ने वो RH प्रोटीन कभी देखा ही नहीं है, सेल्फ प्रोटीन नहीं है वो उसके लिए, क्योंकि उसके खुद के पास वो प्रोटीन नहीं है, तो वो उसको सेल्फ ट्रीट नहीं करेगी उसकी बॉडी। कोई दिक्कत नहीं होगा। फीटस का ब्लड और फीमेल का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है, नेवर। प्लेसेंटा टेक्स केयर ऑफ दैट कि मदर का और फीटस का ब्लड कभी भी मिक्स ना हो, तो कोई टेंशन नहीं होती है। समझ में आ रहा है? एकदम चिल काम है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है। बट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तब प्लेसेंटा फटेगा और तब मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो सकता है, क्योंकि तब मदर के भी बॉडी में वुंड्स होंगी इंटरनल और प्लेसेंटा भी फटेगा, तो फीटस का जो ब्लड रहेगा वो उन वुंड्स के थ्रू मदर के ब्लड में मिक्स हो सकता है। अब मदर के ब्लड में जो RH पॉजिटिव वाले आरबीसीज आ गए हैं, उनके अगेंस्ट मदर की बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि मदर RH निगेटिव थी, तो अब मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट बनाएगी? RH प्रोटीन। मैंने ABO कुछ बोला है क्या? नहीं, अपन सिर्फ RH फैमिली का स्टडी कर रहे हैं, फालतू दिमाग अलग अलग है, बताए ना बायोलॉजिकली। डॉक्टर, अगर तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो, एडमिट हो रहे हो, ब्लड डिफ्यूजन ले रहे हो, ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हो, ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो दोनों फैमिलीज देखना ऑफकोर्स जरूरी है प्रैक्टिकल लेवल पे। थियोरेटिकली, बायोलॉजिकली, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अपन सिर्फ RH प्रोटीन का सोच रहे, I जीन के फैमिली के बारे में मत सोचो, ठीक है? तो हम बन जाएगी, तो एंटीबॉडीज बनेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? बच्चा तो निकल गया है मदर के बॉडी से बाहर, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या प्रॉब्लम है? चलो बंद करते हैं वीडियो, है ना? वीडियो बंद ही करने की चीज है एक्चुअली, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बनती है तो बनती है एंटीबॉडीज, बनने तो अपन डरते हैं एंटीबॉडीज से, कोई टेंशन नहीं है। बस प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सेकंड प्रेगनेंसी के वक्त अगर सेकंड फीटस भी RH पॉजिटिव है, तो अब एक दिक्कत क्या हो सकती है कि मैंने तुमको बताया था कि IgG नाम की जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस के पास जाती है, और IgA वाली जो एंटीबॉडी है वो उसको ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है ना? तो प्लेसेंटा से ब्लड का मिक्सचर भले ही ना हो, लेकिन प्रोटीन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो सकती है। IgG एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, और अलग अलग डिजीजेस के अगेंस्ट IgG बनाया रहेगा मदर के बॉडी ने। अब तक मदर को जो डिजीजेस हो गए हैं उनके अगेंस्ट IgG बनाया रहेगा, मलेरिया के अगेंस्ट, जॉन्डिस के अगेंस्ट, टाइफॉइड के अगेंस्ट, लेकिन RH प्रोटीन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बना रहेगी, तो कुछ IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH वाली रहेगी, है ना? तो सभी IgG एंटीबॉडीज एंटर करेगी फीटस के बॉडी में, फीटस की सेफ्टी के लिए कर रही है वो, लेकिन आउट ऑफ दोज the ones which are against the RH protein, वो क्या करेंगे? will start binding to the fetus's RBCs। अब वो फीटस के RBCs को अटैच होना चालू कर देंगे, एंड नाउ द फीटस कैन इवन डाई
दिस डिजीज, अब इसको डिजीज बोलेंगे क्या पता नहीं, डिजीज तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब फैक्चुअल एरर हो गया है। इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के कुछ नहीं होगा, ब्लड मिक्स होने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड तो बॉडी के बाहर, मदर के बॉडी से बाहर निकल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट सेकंड फिटस भी अगर आरएच पॉजिटिव रहा तो ही, सेकंड फिटस अगर आरएच निगेटिव रहा तो फिर क्या टेंशन है, फिर तो एंटीबॉडीज आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट बनी, आरएच प्रोटीन के अगेंस्ट बनी है, आरएच प्रोटीन रहेगा ही नहीं अगर सेकंड फिटस आरएच निगेटिव रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सेकंड भी अगर आरएच पॉजिटिव होगा तो फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो सकता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फिटस आरएच पॉजिटिव है और दूसरा आरएच निगेटिव है? अरे क्यों नहीं हो सकता यार, मदर तो आरएच निगेटिव है, मदर आरएच निगेटिव है मतलब मदर को उसके मदर और फादर से कुछ भी करके यही दो एलील्स मिले हैं, ये तो कन्फर्म है ना। तो ओवम में एक तो ये जाएगा, नहीं तो ये जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन फादर अगर ऐसा आरएच पॉजिटिव रहा तो फादर को उसके फादर से आरएच पॉजिटिव मिला है, उसके मदर से आरएच निगेटिव मिला है, तो मदर तो कुछ भी करके आरएच निगेटिव वाला ही अलील दे सकती है, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। पर ये वाला स्पर्म अगर फ्यूज हो गया तो चाइल्ड आरएच पॉजिटिव रहेगा, ये वाला स्पर्म अगर फ्यूज हुआ तो चाइल्ड आरएच निगेटिव रहेगा। तो एक चाइल्ड आरएच पॉजिटिव, एक चाइल्ड आरएच निगेटिव, ऐसा हो सकता है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा चाइल्ड अगर आरएच निगेटिव रहा तो टेंशन नहीं है, लेकिन दूसरा चाइल्ड भी अगर आरएच पॉजिटिव रहा तो फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया आज का, यहाँ पर मैं रुकता हूँ, और कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज़ आस्क मी। ओके, गुड बाय।